सब विचारों में उलझा हुआ था, तभी रितु मुस्कुराती हुई बाहर आ गई और आकर साहिल से बोली, अरे भैया, आज तो आप लेट हो गए आने में। हर संडे को तो दिन में ही आ जाते हो मिलने। रितु के पूछने पर साहिल ने बस हाँ में सिर हिलाया और कहा, रितु, जरा अपना मोबाइल देना, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। रितु ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी से अपना मोबाइल साहिल को दे दिया और वहीं बेंच पर बैठ गई। साहिल रितु का मोबाइल देखते हुए बाहर की तरफ आ गया। कॉल लिस्ट में जाकर उसने उसी डेट के कॉल चेक किए। उसमें सौम्या का नंबर नहीं था और ना ही वैशाली का। साहिल ने रितु को अपने पास बुलाया और पूछने लगा, रितु, एक बात सच सच बताना, उस दिन जब सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग होटल में इकट्ठे हुए थे, तब तू एक दिन पहले से वहां थी ना? सुनते ही रितु के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। रितु को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साहिल रितु से इस तरह पूछताछ करेगा। उसके हिसाब से तो साहिल बैंक की सीधी सादी नौकरी में बिजी रहता था। वो कहां इतना सब दिमाग लगाने वाला था। अचानक पूछे गए सवाल से रितु हड़बड़ा गई और बोली, नहीं भैया, बताया तो था कि भाभी ने फोन करके बुलाया था संडे को सुबह। रितु का जवाब सुनकर साहिल गुस्से में बोला, लेकिन तेरे मोबाइल में तो सौम्या की कोई इनकमिंग कॉल नहीं है। फिर उसने किस नंबर से कॉल करके बुलाया था तुझे? इस तरह साहिल को नाराज होता हुआ देख रितु रोने लगी और बोली, सॉरी भैया, मैंने आपसे झूठ बोला था। एक्चुअली मैं सैटरडे को वहीं थी, निखिल के रूम पर। ये सुनकर साहिल को और ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, तू निखिल के रूम पर क्या करने गई थी? मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू बिना मेरी परमिशन के हॉस्टल से कहीं बाहर नहीं जाएगी। तू यहाँ पढ़ने आई है या इस तरह घूमने फिरने? और अगर गई भी थी तो मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर ऐसा क्या है जो तुम सब लोग मिलकर छुपाने की कोशिश कर रहे हो? साहिल के मन में जितना भी गुस्सा भरा था वो पूरा रितु पर निकल गया। रितु भी साहिल को इस तरह पहली बार देख रही थी, इतना परेशान और इतना गुस्से में। वो डर गई और डर के मारे बोल पड़ी, भैया, एक लड़का था सुमित नाम का, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मुझे गंदे गंदे मैसेज भेजता रहता था। मैंने निखिल को उसके बारे में बताया तो मुझे पता चला कि वो निखिल का दोस्त है। निखिल उसी के फ्लैट में किराए से रहता है। जब निखिल ने उससे बात की तो वो बोला कि वो केवल मस्ती मजाक में ये सब कर रहा था और मुझसे सॉरी बोलना चाहता है। बस इसलिए मैं निखिल के कहने पर उसके रूम पर गई थी। लेकिन कहते कहते रितु अचानक जोर से रोने लगी और आगे कुछ नहीं बोली। साहिल बोला, लेकिन क्या? रितु, बताओ आगे क्या हुआ? और सुमित का मर्डर किसने किया? निखिल ने किया है ना? रितु रोते रोते आगे बोली, नहीं भैया, सुमित एक अच्छा लड़का नहीं था। जब मैं निखिल के रूम पर पहुंची तो निखिल चाय बनाने अंदर चला गया। तब सुमित गलत नियत से मेरी तरफ बढ़ने लगा। निखिल उसी दिन अपने लिए नए डायसेक्शन टूल लेकर आया था। मैं वही देख रही थी। जब सुमित मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा तो उन्हीं में से एक टूल निकालकर मैंने सुमित पर हमला कर दिया। कहते कहते रितु बहुत जोर से रोने लगी थी और रोते रोते कहती जा रही थी, भैया, मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अगर मैं सुमित पर हमला नहीं करती तो शायद आज मैं आपके सामने भी ना खड़ी होती। वो इंसान नहीं, हैवान था। रितु की बातें सुनते सुनते गुस्से और दुख से साहिल का चेहरा लाल पड़ गया। वो बोला, रितु, कम से कम मुझे तो एक बार बता दिया होता। इतना सब तुम लोग अकेले झेलते रहे। पता है मैं अभी अभी सौम्या को कितना कुछ सुना कर आया हूं। उसने एक बार भी तेरा नाम नहीं लिया, जबकि मैंने तो उसको ये भी बोला कि अगर मेरे ऊपर भरोसा करके तुम मुझे सब कुछ नहीं बता सकती तो मैं अभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। आज मैंने पहली बार सौम्या को इतना भला बुरा कहा है। यहां तक कि मैं तो उसे निखिल को बचाने के लिए भी दोषी ठहरा रहा था और वो चुपचाप सब कुछ सुनती रही। साहिल की बात सुनकर रितु रोते रोते बोली, भैया, भाभी को मैंने ही मना किया था। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपने भैया को कुछ भी बताया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आई एम सॉरी भैया,
लेकिन मैं इतना डर गई थी कि मैं ये बात किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहती थी। निखिल ने मुझसे कहा भी था कि वो सब कुछ सही कर देगा, वो सुमित के मर्डर का इल्जाम अपने सिर पर ले लेगा, लेकिन सौम्या भाभी ने और वैशाली ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए हम लोगों ने चुप रहना ही सही समझा। भाभी ने तो उस दिन कहा भी था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाने पर सिर्फ आप ही हो जो हम लोगों को बचा सकते हो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें मजबूरी में हम लोगों का साथ देना पड़ा। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस ग्वालियर ना भेज दो। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन यकीन मानो भैया, जो भी हुआ वो केवल सुमित की बुरी नीयत की वजह से हुआ। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सुमित मुझसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा था, तब भी मैंने उससे कहा था कि मुझे किसी से भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो केवल यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। लेकिन उसको मेरी ना समझ नहीं आई। भैया सुमित जैसे लड़कों की वजह से हम लड़कियां पीछे रह जाती है, जो ये सोचते हैं कि लड़की अगर ना करे तो उसका मतलब भी हाँ होता है। मैंने सुमित को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन अगर ऐसे लड़कों को लड़कियों की ना समझ नहीं आती तो फिर अपनी ना को ना मनवाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये तरीका कानूनी रूप से तो गलत है। अगर मैं कबूल कर भी लूं कि सुमित को मैंने मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मेरा रेप करने वाला था, तो क्या मुझे निर्दोष साबित कर दिया जाएगा? नहीं ना भैया, शायद इसीलिए क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। इस समाज में लड़कियों की ना को ना नहीं माना जाता। यहाँ लड़कियों के विचार तो कोई मायने ही नहीं रखते। रितु एक धुन में सब कुछ बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। इतने दिन से जो गुबार रितु के अंदर भरा हुआ था, आज वह साहिल के सामने निकल रहा था और साहिल अपनी बहन के ऐसे विचार सुनकर सोच में पड़ गया था। रितु का सच जानने के बाद साहिल क्या करेगा?